A very good morning to everyone. Welcome back to my channel Teacher Cool, and here we are doing the classical mechanics, the first year, first semester syllabus of BSc non-medical or computer science. So in the previous lectures we almost completed the first unit of the syllabus, which was the conservation laws, the major terms used in classical mechanics and everything related, which we'll be using in the upcoming units. So in the last lecture when we finished, I said that we have a topic named constraints left in the unit 1, लेकिन हम उसको next unit के साथ करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि वो वाली जो टॉपिक है constraints हैं या degrees of freedom है, वो हमारे उनका ज़्यादा रोल प्ले होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ, जो कि आज हम देखने वाले हैं. तो इसीलिए हम उसे फर्स्ट यूनिट के साथ ना करके उसको सेकंड यूनिट के साथ करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड विद आवर लेक्चर टुडे. सो टुडेज लेक्चर विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स. Now, the very first thing when we talk about the forces of constraints, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि constraints क्या हैं. So let's see what are constraints सबसे पहले. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो official statement है या official जो definition है constraints की, right? So according to physics of classical mechanics, constraints can be defined as the kinematical or geometrical restrictions imposed on the motion of a particle or system of particles are known as constraints. Right? तो सबसे पहले इसको समझते हैं constraints होते क्या हैं. ठीक है, लेमन लैंग्वेज में हम बोलेंगे कोई भी मोशन है, अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, मतलब आपको मैंने कोई काम दिया या कोई होमवर्क दिया, लेकिन मैंने उसे करने का एक तरीका बताया, तो दैट मीन्स अगर मैं वो तरीका नहीं बताती तो आप उस काम को किसी भी तरीके से कर सकते थे, टोटली आर्बिट्रेरली. लेकिन जब मैंने उस काम को करने का एक या दो या कुछ स्पेसिफाइड तरीके बता दिए, तो दैट मीन्स मैंने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. राइट? अगर इसको बेस्ट एग्जाम्पल या ईजीएस्ट एग्जाम्पल की मैं बोलूँ तो हम चेस सबने खेली है. ठीक है, चेस में every soldier, whether it is a camel, elephant, horse or the soldiers, the queen and the king, सबकी एक स्पेसिफाइड चाल होती है. कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो कहीं भी मूव कर रहा है. ठीक है, अब हर एक के ऊपर हमने क्या करा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे दिए, जो हम लास्ट में करेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिस्ट्रिक्शन की. ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ, जो क्वीन होती है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती चेस के अंदर. शी कैन मूव एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन और कितने भी स्टेप्स वो चल सकती है. लेकिन फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बात करूँ हाथी की, तो हाथी को जब हम चेस खेलते हैं तो वो या तो वर्टिकली चलता है या हॉरिजॉन्टली चलता है. वो डायगनली नहीं चल सकता, टेढ़ा नहीं चल सकता. ठीक है, या तो वो सीधा इस तरफ चलेगा या वो सीधा इस तरफ चलेगा, डायगनली कभी नहीं चलेगा. तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि वो कभी भी टेढ़ा नहीं चलेगा. सिमिलरली जो कैमल होता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, वो सीधा नहीं चलेगा, वो डायगनल ही चलेगा.
जितने मर्जी चाल चले लेकिन वो डायगोनल ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस हम लगा देते हैं मोशन के ऊपर जब हम फिजिक्स स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई पार्टिकल लिया या बबल, सोप बबल हम बनाते हैं, सपोज उसके हम विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन को स्टडी करते हैं, तो हम उसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक बबल बना, उसका जो ऊपर का लेयर है द सरफेस एरिया, तो हम एक कोई पार्टिकल या एटम या एक सिंगल पॉइंट जैसे हम लेते हैं, हम उस सिंगल पॉइंट को लेते हैं जो उस सरफेस के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है, वो पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है लेकिन वो उस स्फेरिकल बबल के सरफेस एरिया को लीव नहीं कर सकता, ना तो वो उसके अंदर जा सकता है ना वो उसको छोड़ के बाहर जा सकता है, उसके सरफेस एरिया के ऊपर इट इज़ फ्री टू मूव, ठीक है। ऐसे ही जब हम एक अदर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि लीनियर मोशन में, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ लीनियर मोशन चलनी है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो भी मेरा डिस्टेंस कवर होगा या जो भी मेरी वेलोसिटी आएगी इट विल ओनली हैव वन कंपोनेंट, या तो x कंपोनेंट या y कंपोनेंट या z कंपोनेंट। लीनियर मोशन मतलब इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन x y z तीनों की भी हो सकती है लेकिन इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो एक तरह की रिस्ट्रिक्शन मैंने लगा दी, ठीक है। अब जो वापस चलते हैं चेस के ऊपर, चेस में मैंने क्या बोला था, हाथी कितनी भी चाल चल सकता है, ठीक है, कैमल भी कितनी चाल चल सकता है, सिर्फ उनकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। अब आते हैं घोड़े के ऊपर, जो हॉर्स होता है, हॉर्स को हम बोलते हैं इट कैन मूव 2.5 चाल। 2.5 चाल मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा लेकिन वो सिर्फ 2.5 चाल चलेगा एक बारी में, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, क्योंकि उनके में सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर थी, इसकी डायरेक्शन प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही अब इन सारे एग्जांपल्स को देखने के बाद अब हम वापस चलते हैं हमारी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो इट सेज द काइनेमेटिकल और जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल मतलब जो ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेगी, मतलब जो XYZ कोऑर्डिनेट्स या जो भी हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, जैसे डायगोनल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, मतलब जो स्पेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि लीनियर चलेगा इस तरीके से। तो ज्योमेट्रिकल के अंदर आगे मेरे हॉर्स एंड कैमल, ज्योमेट्रिकल के अंदर मेरे आगे एलिफेंट एंड कैमल। काइनेमेटिकल मीन्स उसके मोशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, तो मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर थी, घोड़े के ऊपर, जो सिर्फ 2.5 चाल चल सकता है, या वेलोसिटी वेक्टर जिसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगी, या वो एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा और इस स्पीड में रहेगा, या जैसे पुलिस हमारे ऊपर ट्रैफिक रूल्स में लगा देती है कि हमें इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर 60 से ऊपर स्पीड नहीं लेके जानी है, तो वो एक काइनेमेटिकल रिस्ट्रिक्शन हो गया क्योंकि वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर लगा रहे हैं। सो काइनेमेटिकल और ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर भी लगा सकते हैं और एक सिस्टम के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे स्पीड लिमिट का ही लेते हैं। स्पीड लिमिट के हमारे पास आ गया कि सपोज हाईवे के ऊपर 80 से ऊपर नहीं जाना, तो 80 वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक अकेला बंदा गाड़ी लेके चला रहा है या इट इज़ राइडिंग अ बाइक, तो उसके ऊपर भी वही लिमिट काम करेगी, ठीक है। ऑल्सो अगर वहाँ पे कोई बस जा रही है रोडवेज की, या कोई प्राइवेट बस जा रही है, या कोई स्कूल बस जा रही है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी सेम रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज होगी, उसकी भी स्पीड लिमिट सेम होगी। तो ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मोशन इज नोन एज कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अब फिजिक्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पहला एग्जाम्पल वही लिख देते हैं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल
फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हम हमेशा वी कम अक्रॉस द टर्म नोन एज रिजिड बॉडी, ठीक है। तो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अब मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपनी डिफॉर्मिटी नहीं होने देती, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, जब बच्चे बच्चे मिलके खेलते थे, तो उस टाइम पे वी यूज टू यूज़ द पतले वाली प्लास्टिक की बॉल या कॉस्को की बॉल, टेनिस बॉल जो हम यूज़ करते थे। तो जो प्लास्टिक की होती थी वो कोई ज़ोर से बढ़ा के हिट करता था तो वो ख़राब हो जाती थी, या जो टेनिस बॉल होती है वो सॉफ्ट होती है, तो जब वो उसका इम्पैक्ट आता है किसी चीज़ के ऊपर फोर्स के साथ, जब वो जाके टच करती है तो वो थोड़ी सी डिफॉर्म होती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। दैट मीन्स दे आर नॉट रिजिड बॉडी। लेकिन जब हम हॉकी खेलते हैं या जब हम लेदर बॉल के साथ खेलते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि वो एक रिजिड बॉडी है, उसमें इम्पैक्ट के कारण कुछ भी नहीं कंपोनेंट आएगा, उसकी डिफॉर्मिटी नहीं होगी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी की मोशन का क्या मतलब है कि उसके जितने भी इंटरनल पार्टिकल्स हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन दोज इंटरप्लेनर मॉलिक्यूल्स, इंटीरियर मॉलिक्यूल्स का रिजिड बॉडी का जो अपना डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, वो कभी भी मूव नहीं होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल जो मैकेनिक्स का सबसे फेवरेट एग्जाम्पल रहता है, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता क्या है? अगेन बचपन में बॉल को रस्सी से बांध के, दुपट्टे से बांध के हमने क्रिकेट सबने खेला है, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, बॉल को टाई करते थे एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, उसके बाद हम उसको हिट करते थे तो वो मूव करती थी एंड इट यूज्ड टू केम बैक। तो अब उसमें क्या हो रहा है, वही हमारा सिंपल पेंडुलम है। सो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिंपल पेंडुलम कह लो या उस बॉल का कह लो, तो उसका जो पहला रिस्ट्रिक्शन आएगा वो आएगा कि उसकी जो ज़मीन से हाइट है वो फिक्स रहेगी। जब हम उसको हिट करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे तो नहीं जा सकती। तो पहला रिस्ट्रिक्शन आ गया वो कि उसका एलिवेशन इज फिक्स्ड। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन आ गया कि इनिशियल पॉइंट से उसकी एक मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसके आगे वो नहीं जाएगी, ठीक है। धीरे से हिट करते हैं, थोड़ा सा आगे जाती है, पीछे आ जाती है। जब हम जोर से हिट करते हैं तो एक मैक्सिमम लिमिट आएगी जिसके आगे वो नहीं जाएगी क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है उस मोशन में। तो मतलब लेंथ ऑफ दैट बॉल या मैक्सिमम लिमिट फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स्ड। थर्ड आ गया कि वो एक कर्व्ड पाथ ही फॉलो करेगी क्योंकि जो बॉल है वो एक रोप से बंधी हुई है। जब भी हम उसको हिट करेंगे तो हम एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। टेंजेंशियल फोर्स होने के बावजूद क्योंकि उसकी लेंथ जो है सेंटर पॉइंट से फिक्स्ड है, वो हमेशा कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा। तो कर्व्ड पाथ को मतलब एक तरह का पैराबोला बनाता है, इस तरीके से मूव करता है, या हम बोल सकते हैं एक कंप्लीट सर्कल का एक छोटा सा पार्ट को वो कवर करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं।